Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। RBI cuts repo rate by 40 basis points to 4%, reduces reverse repo rate to 3.35%. Industry bodies welcome the move. RBI increases group exposure limit of banks to 30% of eligible capital base to fulfill corporate funding requirements. Domestic equity benchmark snap winning streak of 3 sessions declined by 0.8%. And global stock markets plunge amid rising tensions between Washington and Beijing and the increasing number of coronavirus cases worldwide. भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% तय किया। रिवर्स रेपो दर को घटाकर 3.35% किया। उद्योग संस्थानों ने इस फैसले का स्वागत किया। आरबीआई ने कंपनियों के वित्त पोषण के लिए बैंकों की सामूहिक अनावरण सीमा बढ़ाकर पात्र पूंजी आधार की 30% कर दी है। घरेलू शेयर बाजार में 3 सत्रों से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा, 0.8% की गिरावट हुई दर्ज। और वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव और विश्व भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच विदेशी शेयर बाजार भारी गिरावट में। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.4% से घटाकर 4% कर दिया और रिवर्स रेपो दर में भी इतनी ही कटौती कर इसे 3.35% तय कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मीडिया को बताया कि 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने 1 के मुकाबले 5 मतों से ब्याज दरों में 40 आधार अंकों की कमी का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आज घोषित किए गए उपायों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये है बाजार के कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर नकारात्मक हो जाएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पहली छमाही में मुद्रास्फीति की दर स्थिर रहेगी, लेकिन दूसरी छमाही में कम होकर 4% के नीचे आ सकती है। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की अतिरिक्त रियायत देने की भी घोषणा की है और ये छूट अब 1 जून से 31 अगस्त 2020 तक 3 और महीनों के लिए प्रभावी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की घोषणा की है। इसके अलावा आरबीआई ने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से निकासी को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी है, जिससे राज्यों को वर्ष 2020-21 के अपने बाजार उधार के 45% हिस्से के भुगतान में मदद मिलेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण निजी खपत को भारी धक्का लगा है, जिससे निवेश में भारी कमी आई है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी की वजह से सरकार के राजस्व पर विपरीत असर पड़ा है। दलहन के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, जिसकी वजह से आयात शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है। कंपनियों को बैंकों से उनकी फंडिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों की ग्रुप एक्सपोजर सीमा को पात्र पूंजी आधार के 25% से बढ़ाकर 30% किया जा रहा है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि निराशाजनक स्थितियों के बीच भी कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने आशा जगाई है। अनाज उत्पादन में 3.7% की वृद्धि के साथ अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।
1 अप्रैल 2020 से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी 92 लाख अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। 15 मई को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 487 अरब अमेरिकी डॉलर था। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has welcomed the RBI's decision to cut repo rate by 40 basis points from 4.4% to 4% and reducing the reverse repo rate to 3.35%. In a tweet, Mr. Goyal said this will boost demand amid COVID-19 by extending affordable credit to MSMEs and other businesses and help realize the Prime Minister Narendra Modi's vision of Atmanirbhar Bharat. You say the regulatory and policy announcements by RBI will help ease financial stress and preserve financial stability. These include extension of the moratorium on loans EMIs up to 31st of August this year, increase in export credit limit, and extension of time for payment on imports. Speaking exclusively to AIR News, Vice Chairman Niti Aayog Rajiv Kumar welcomed RBI's announcement of reduction of 40 basis points in the repo rate. He said the series of reductions in lending rates by RBI since the beginning of the nationwide lockdown will boost liquidity flow in the market. Mr. Kumar also said that the 3-month extension to the moratorium on loans would help ease the borrowers to reinvigorate the economic activities. Industry body ASSOCHAM, CII and FICCI welcome the RBI decision of a rate cut. The efforts to infuse liquidity into the economy that has suffered an unprecedented crisis due to COVID-19. The reduction in interest rates are a great relief, and the move to convert the interest under moratorium into term loans should ease the immediate stress of repayments. The slew of measures announced to alleviate the stress in financial markets, foreign trade and state government borrowings. And on this, we are joined by economic expert Puneet Jain. Puneet, I hope you're still with us. Yes, sure. Puneet, even though the repo rate has been cut by 40 basis points, as my co-anchor read in the opening story, do you see the transmission of this in the commercial banking network, and what should be the bank rate available to the retail borrower? So, Arjun, I think it is extremely welcome and well thought through policy that Reserve Bank of India is now following. And if we look at the last 2 months after the lockdown started, if we juxtapose this with the previous rate cut, then in the last 2 months we have seen a rate cut of now 115 basis points. That is 1.15%. While and this will ensure better credit and easier credit to businesses which are now opening up, and they really need credit support, they need liquidity support, and I think the RBI step is a very timely step. In fact, this MPC meeting was supposed to take place in June, and they preponed it by about 15-20 days so that they could take the step now when businesses are reopening, and there can be timely help to those businesses. So I think RBI has really done a very good job in terms of cutting rates and improving liquidity. There are many other measures. I don't want to go into details, but the bottom line is that these steps taken by RBI will ease substantially the financial burden on businesses. If we look at the last, and not just this post-lockdown, if I look at January 2019, just 1.5 years back, the interest rate, the repo rate was 6.5%. And from 6.5%, we are now down to 4%. This is a very substantial cut in interest rates. And I think this will gradually feed into economy. We must, if you look at, just to give you, just to answer your question of what it means in terms of businesses, in terms of consumers. So if you look at the home loan, which is what usually a lot of people have availed, then the home loans are usually priced at the external benchmark rate plus about 110 basis points. So let's say right now the EBR, the external benchmark rate is, let's say 7%. The home loans are now going at about 8.5%. I think post these cuts, which have happened in March and now, I think the home loan rates for fresh loans will drop to something like 7%, 7.5%, which in monetary terms, just to make it simple to comprehend, if I take a loan for 1 lakh rupees with a tenure of, let's say, 25 years or 30 years, the EMI will be something like 700 rupees per lakh.
So, and earlier it was like about 800 rupees per lakh. So that is the kind of relief that consumers are going to get. Not only home loans, of course home loan rates are the lowest among all consumer loans. Even personal loans, which were priced at about 14%, 12 to 14% per annum, I think those rates will also start coming down by at least 1 percentage point, at least 100 basis points. And so I think this will all improve the liquidity in the hands of consumers. It will at least give them confidence. I don't expect people will rush to banks tomorrow morning and start borrowing to spend. But definitely it will give them comfort. Even for existing loans, there will be some reduction in interest rates. That depends a lot on benchmarks that they have opted, whether it is flexible low rate loan, etc. But even then, I think a lot of home loans, a lot of consumer loan rates, they will come down and it will ease consumption in the economy. So पुनीत, आप कह रहे हैं कि जो डिमांड है वो चाहे एकदम से नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुअली उसको पुश मिलेगा इस मूव से, जो इंटरेस्ट रेट्स घटाए गए हैं कंज्यूमर डिमांड को, और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए भी लोन्स ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, तो शायद इन्वेस्टमेंट को भी पुश मिलेगा. दोनों डिमांड और सप्लाई साइड पुश दिया जा रहा है इस पॉलिसी द्वारा. बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि एक माहौल था कि अभी और कुछ जरूरत है इंडस्ट्री को, कंज्यूमर्स को, सप्लाई साइड पे, डिमांड साइड पे. मुझे लगता है जो पिछले दिनों कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं वो दोनों ही इश्यूज को एड्रेस करते हैं. पर्टिकुलरली आज जो आरबीआई की पॉलिसी है, इसमें देखिए इंडस्ट्री को एक तो ये राहत होती है कि वो अपने लोन्स को कुछ जो भी पुराने लोन्स रीपे कर रहे हैं और नए लोन्स जो ले रहे हैं वो सस्ते दामों पर उनको मिलते हैं. उनके हाथ में जो ज्यादा पैसा रहता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. तो डेफिनेटली, और देखिए अगेन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो 6 से 9 महीने में आएगा. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम इसका असर देखेंगे. यदि हम पिछले 10-15 वर्षों को देखते हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट्स में इस प्रकार से कटौती की गई है तो उसका असर इकोनॉमी में बेहतर होता ही है. इट मे टेक सम टाइम बट डेफिनेटली इट विल हेल्प both consumers as well as the industries who are manufacturers. पुनीत, जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं और जो ईएमआईज पे कर रहे हैं उनके लिए जो मॉरेटोरियम 3 महीने का दिया गया था उसकी अवधि और बढ़ा दी गई है 3 महीने. सो ये कितना आपको सिग्निफिकेंट वो लगता है स्टेप, जो इमीडिएट जो अभी सिचुएशन है जिसमें लोगों के पास लिक्विडिटी, तरलता की, पैसे की कमी है, उसको एड्रेस करने के लिए? देखिए सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है. यदि किसी को ईएमआई देनी थी और उसके पास आज पैसे की तंगी है, उसको डर लगता है कि मैं कैसे ये ईएमआई दूंगा, और यदि वो ईएमआई देता है तो बाकी काम करने के लिए पैसा बस कम हो जाता है, ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत है. और एक बात समझे, ऐसा नहीं है कि हमें 6 महीने की, मान लीजिए हमने ईएमआई नहीं दी तो उसके बाद अचानक हमें वो सारा पैसा देना होगा, ऐसा नहीं है. रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि जो इस दौरान का इंटरेस्ट रेट है उसको आप लोन की किस्त, लोन का जो टोटल अमाउंट है उसमें ऐड कर लीजिए और उसकी भी एक प्रकार से ईएमआई बन जाएगी. तो मान लीजिए आप 6 महीने में आपने 100 रुपए का जो अमाउंट था वो आपने नहीं दिया या उस पर मोरेटोरियम लिया, तो वो 100 रुपए आपको इमीडिएटली वापस नहीं करना, उसकी भी आपको ईएमआई, यानी मुश्किल से 50, 60, 70 पैसे पर मंथ का उसका असर आएगा आपके ईएमआई पे. तो इसलिए ये जो एक बहुत बड़ी राहत है, एक बहुत बड़ा कैपिटल जो आउटफ्लो था वो उनका दब जाएगा. और मुझे लगता है कि आई थिंक इट विल रियली गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग. देखिए जो इसका, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि जो एनबीएफसी जहां पर लिक्विडिटी नहीं है, तो अगर उनका शॉर्टेज है पैसे की तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये पैसा जो वो उम्मीद करते थे कि भाई जो बोरोअर्स हैं वो मुझे पैसा वापस करेंगे, अब वो पैसा नहीं आएगा तो लिक्विडिटी टाइटन हो जाएगी एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए. हालांकि बैंकों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बैंक्स के पास लिक्विडिटी बहुत है, तो एक प्रकार से वो ईएमआई के बराबर का उन्होंने लोन दे दिया कंज्यूमर्स को. तो क्योंकि बैंक्स के पास आज करीब, हमारा अनुमान है कि करीब 8 लाख करोड़ रुपया सरप्लस है बैंक्स के पास जो वो लेंड कर सकते हैं. तो आप ये मान लीजिए कि वो 6 महीने के बराबर जो ईएमआई है उसका फ्रेश लोन उन्होंने अपने बोरोअर्स को दे दिया. तो लिक्विडिटी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बैंक्स के लिए या जो लेंडिंग कंपनीज हैं उनके लिए एक वेलकम स्टेप ही होगा. पुनीत, टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी इनटू बोथ द क्वेश्चन एंड द रिस्पॉन्स बाय यू, the moratorium which has been extended from 3 to 6 months now is not exactly a waiver but a deferment of repayment, where the 6 months moratorium on interest payments is also being converted into another term loan but with a reduced interest payment.
Isn't that Absolutely. correct? This is precisely the idea which RBI has said, that loans is deferment. So of course it's not a waiver. So you can't waive because you can't waive the interest outgo or the principal outgo. But you can ease the liquidity by converting that outgo into another term loan kind of a thing. You can add it to a term loan and then it gets added to your EMI, which is a very marginal cost, as I explained, which will not increase your EMI by any significant amount, but it will give you a lot of cash. You can take it like a top-up loan on your existing home loan or consumer loan. और आपको लगता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट अब बहुत एक तरह से कहें कि तालमेल बैठाकर अपने स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि स्टेट्स की जो फाइनेंसेस हैं उनके लिए भी काफी मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं आज, जिसमें वो 45% अपने मार्केट बोरिंग की रिडेम्पशन की फंडिंग कर सकते हैं. सो स्टेट्स की फंडिंग भी लगातार एक कंसर्न बनी हुई है. सो उसको भी एड्रेस किया जा रहा है. बिल्कुल. तो देखिए, अभी पीछे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट्स को एक्स्ट्रा लोन्स लेने के लिए परमिट किया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है स्टेट्स को. तो उन्होंने कहा कि आप भी बोरो कर सकते हैं. स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहलाते हैं, SDLs. तो उन्होंने स्टेट डेवलपमेंट लोन्स लेने के लिए की जो लिमिट थी वो बढ़ाई थी, ताकि स्टेट्स भी लोन ले सकें. और उनको वो लिक्विडिटी कहां से आएगी, क्योंकि सवाल ये था कि ये स्टेट्स भी बोरो कर रही है एक्स्ट्रा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्स्ट्रा बोरो करेगी करीब 4 लाख करोड़ रुपया, तो ये पैसा आएगा कहां से. तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोविजन क्रिएट किया है उनको, कि वो उनको प्रॉब्लम ना हो बोरो करने में और फ्रेश फंडिंग करने में. तो मुझे लगता है कि ये एक, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छी थिंकिंग, एक पॉजिटिव स्टेप है बोथ फॉर स्टेट्स एज वेल एज द गवर्नमेंट. पुनीत, शेयर बाजार ने हालांकि आज खास उत्साह नहीं दिखाया है इस अनाउंसमेंट के बाद. शेयर बाजार के आज के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं, फिर इस पर आपसे चर्चा करेंगे. घरेलू बाजारों में सेंसेक्स में आज 260 अंकों की गिरावट प्रमुख रूप से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के शेयरों में मंदी के चलते आई. आरबीआई द्वारा की गई ब्याज दर में कटौती और अर्थव्यवस्था को बल देने के अन्य उपाय बाजार की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए. दिन में एक समय 450 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज करने के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.84% की मंदी से कुल 260 अंक कम होकर 30,673 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.74% की मंदी से 67 अंक कम होकर 9,039 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.83% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.23% की गिरावट दर्ज हुई. Equity benchmark BSE Sensex today declined 260 points, dragged by losses in banking and financial stocks as RBI's rate cut and other measures to prop up the economy failed to meet market expectations. After falling over 450 points during the day, the 30-share index ended 260 points, or 0.84% lower at 30,673. The broader NSE Nifty also settled 67 points, or 0.74% down at 9,039. In the broader market at the BSE, mid-cap fell by 0.83%, while small cap slipped 0.23%. Axis Bank was a top laggard in the Sensex pack, plunging more than 5%, followed by HDFC, Bajaj Finance, ICICI Bank, Tata Steel, Bajaj Auto, HDFC Bank and IndusInd Bank. On the other hand, Mahindra & Mahindra, Infosys, Asian Paints, Ultratech Cement and Tech Mahindra were among the gainers. Earlier in the day, the Reserve Bank of India unexpectedly slashed benchmark interest rates to the lowest level since 2000 in an effort to revive the economy. The repo rate was cut by 40 basis points to 4% and the reverse repo rate decreased to 3.35% from 3.75%. The central bank also extended the 3-month moratorium on loan repayments till August 31st and raised the limit on banks' group exposure to companies. Along with the adverse impact of COVID-19 pandemic, the additional concerns related to US-China brinkmanship also created uncertainties among investors. India witnessed the biggest single-day spike with 6,088 COVID-19 cases, taking the tally to 1,18,000. The death toll rose to 3,583, according to the Health Ministry. Globally, the number of cases linked to the disease has crossed 51 lakh and the death toll has topped 3,32,000. Puneet, I hope you're still with us. Yes, Arjun. Puneet, despite the cut in the reverse repo rate and the repo rate by 40 basis points, the markets did not respond positively. The Nifty Financial Services Index, Nifty Private Bank and the Nifty Bank Index all fell by almost 3%. What were the reasons?
Arjun, I think the main reason was that RBI in its commentary said that India's GDP will contract in the current year. So until now we were having estimates where the GDP may be slightly higher by about 0.5% or something. But for the first time RBI has said that GDP will contract in the current year, which will be the first time in 40 years. This will be after 1980 for the first time that India's GDP will contract, and we will officially be so-called in a recession. Although I believe that recession will be very short-lived, but technically yes, we'll probably see a contraction of GDP. I think markets initially reacted to that statement by RBI with some kind of a panic, and we saw a fall. Of course, such a recession will also mean some stress on banks' balance sheets, the loans that they've given to corporates, and the fear that there will be more NPAs in the loan book, which led to the fall in the banking stocks, as you mentioned. So I think markets kind of reacted to that possibility. But I think this was kind of some kind of a knee-jerk reaction. I expect the market to recover from this because the worst situation has kind of been priced into the market prices right now, and I expect that markets will see that going forward there is some kind of a positivity, there's a positive light, and I do expect markets to start doing better after a few days or something. पुनीत, इनफैक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पे आज भारी गिरावट थी, तो आपको लगता है कि उसका भी एक मेजर दबाव पड़ा होगा भारतीय बाजारों पर? बिल्कुल, देखिए आज जो चाइना और यूएस के बीच में जो टेंशन अब चल रही है, और ऐसा लगता है कि ये टेंशन अभी बरकरार रहेगी क्योंकि स्ट्रेटेजिक एक आप कह सकते हैं कि टग ऑफ वॉर है चाइना और यूएस के बीच में, तो उसका असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय सेंटिमेंट पे भी पड़ेगा, भारतीय बाजारों पे भी पड़ेगा। पर मैं ये मानता हूं कि ये मार्केट्स इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो मुझे लगता है हम जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो रूरल इकोनॉमी की रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ऑलरेडी इस वर्ष जो बुआई है, जो सोइंग हो रही है, उसमें 35% की बढ़त आ चुकी है, और जो हमारे रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, वहां पर 50% पानी ज्यादा है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये मुझे लगता है कि इसका जो दूरगामी असर है, बिकॉज 65% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ऑन रूरल इकोनॉमी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है वो इस वर्ष हमें सरप्राइज करेगी ऑन द अपसाइड, एंड वी विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग resilient economy in rural India, and that might support the broader economy. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वक्त हम चिंताएं हैं, मतलब डेफिनेटली एक सवालिया निशान है कि ग्रोथ कितनी होगी, कैसे सस्टेन करेंगे, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आल्सो इन द सिचुएशन. Puneet, private companies, rather public limited companies, are seeking to raise funds in this market which is witnessing an overall downturn. Reliance Industries had a rights issue. Now it seems that PVR, which is also following the same route. You think companies are now looking at innovative ways to raise funds from the securities market? Arjun, I think companies which have seen that they cannot grow based on debt only, and a lot of these companies were leveraged. Even Reliance Industries was very large loan book, PVR, and many other companies which need a lot of equity capital. See, companies, if they want to survive and grow in such a stressed economic situation, we need to see more capital infusion, more equity infusion by promoters, by owners of the companies. You cannot just borrow and hope to grow. So I think a lot of these companies are now trying to bring in money from the promoters, from shareholders, from investors, which is equity money. And only then the companies will become viable in the long term. I think it's a very smart thing to do. It's a very wise thing to do, that promoters of the companies, owners of the companies now must step up and put equity into the companies and then borrow, so that the borrowings are sustainable. And I think we will see this trend growing in days to come. पुनीत, इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर जाएं, ब्रीफली आपकी एडवाइस क्या होगी रिटेल इन्वेस्टर्स को? क्या वही जो आप पहले कह रहे थे कि होल्ड करें फॉर 5 years, 3 years, 5 years, लॉन्ग टर्म हराइजन? सोनू, हम पिछले कितने भी वर्षों का एनालिसिस करें तो हमने जब भी क्राइसिस देखा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स करी, मैक्सिमम रिटर्न्स हमें उसी दौरान आया, क्योंकि वैल्यूएशन सभी अट्रैक्टिव होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाकर एकदम ही अचानक सारा पैसा डाल दीजिए कि एक ही झटके में, और फिर वहां से बाजार गिरता है तो पैनिक करते हैं हम। मुझे लगता है स्टैगर्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, चाहे आप डायरेक्ट
स्टॉक्स में कीजिए, लेकिन एक उसमें भी एक SIP, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका होना चाहिए, जो आप धीरे धीरे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे इकोनॉमी टर्न अराउंड होगी, चाहे वो 3 महीनों में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 वर्ष में हो, जब ये टर्न अराउंड होगी तो एक बहुत बड़ा हम एक तेजी देखेंगे। देखिए, जब भी लिक्विडिटी इस तरह की पंपिंग की गई है इकोनॉमिक सिस्टम में, उसके बाद हमने हमेशा बहुत बड़ी तेजी देखी है स्टॉक मार्केट में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बार भी आने वाले कुछ महीनों में या 1 या 2 वर्ष में एक बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट में तेजी देखेंगे, तब आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। दक्षिण पूर्वी एशियाई शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट आई। अमेरिका और चीन के बीच हांगकांग की सुरक्षा से जुड़े एक नए कानून पर मतभेद के चलते निवेशक ज्यादा जोखिम उठाने वाली परिसंपत्तियों से दूर रहे। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनावों और चीन की अर्थव्यवस्था के लिए निराशाजनक आउटलुक के चलते हांगकांग के शेयर बाजार में आई तीव्र गिरावट के बाद विश्व भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ गई। चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नए कानून लागू करने की मुहिम के बाद हैंगसेंग सूचकांक में लगभग 5.5% की गिरावट आई, जो जुलाई 2015 के बाद हैंगसेंग के लिए अब तक का सबसे खराब दिन रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 5.6% लुढ़ककर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.9% की गिरावट में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 2.2% की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.8% के नुकसान पर बंद हुआ और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.4% की मंदी दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का फुट्सी 1.2% के नुकसान पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.6% की गिरावट थी और फ्रांस का कैक 0.5% के नुकसान पर था। Moving on to the US market, Dow Jones Industrial Average fell 0.4%, S&P 500 declined 0.8%, and the Nasdaq Composite Index plunged 1%. Puneet, I hope you're still with us. Yes, actually. How serious is this US-China situation right now, apart from trade tensions? Now they're talking about border disputes as well. How imminent is a armed conflict? I don't think we're going to see an armed conflict in a situation in the world of today. But yes, there will be a lot of tensions. It is no longer something that we can be complacent about. US is talking about delisting Chinese companies in US markets. So I think it's a big deal. But this is going to be a long drawn Cold War kind of a situation in the economic world where there will be tensions, and I don't see an armed conflict, but definitely there will be a lot of stress in relationships worldwide between nations, between trading blocs. I think that will continue for some time. So global trade is going to be definitely slow to pick up. I don't see global trade picking up very fast, and therefore countries with large domestic consumption, they would be more resilient to this kind of pressure. आइए अब देखते हैं करेंसी बाजार में कैसा प्रदर्शन रहा। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 34 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 75 रुपए 95 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में की गई कटौती निवेशक धारणा को उत्साहित करने में विफल रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में कमजोर रुख, विदेश में डॉलर में आई मजबूती, देश में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव का रुपये पर दबाव पड़ा। Moving on to the oil market, in intraday trade, Brent crude prices were trading at $34.30 per barrel, while WTI crude prices were at $31.90 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न्यूयॉर्क के कमोडिटी एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,735.80 प्रति आउंस पर था और चांदी भी वृद्धि के साथ $17.45 प्रति आउंस पर थी। घरेलू वायदा बाजार के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के लिए सोने का कॉन्ट्रैक्ट मूल्य 392 रुपए बढ़कर 46,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। अगस्त में डिलीवरी वाले सोने का मूल्य 416 रुपए बढ़कर 46,927 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। क्या कहेंगे आप, सोने का जो एक सेफ हेवन के रूप में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी माना जाता है, अभी इससे ज्यादा अनसर्टन सिचुएशन हो नहीं सकती। सोने का आप आगे चलकर क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? देखिए, गोल्ड जो है वो करीब, अगर डॉलर टर्म में बात करें तो $1750 पर ट्रॉय आउंस के आसपास वो स्टेबलाइज कर रहा है और काफी सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया के गोल्ड खरीदा भी है, कुछ ने बेचा है, बट तो हम देख रहे हैं कि वो स्टेबल था। मेरा उम्मीद है कि देखिए $1,900 वाज द प्रीवियस पीक, इट विल रिमेन बिलो दैट लेवल फॉर सम टाइम टू कम। समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत शामिल होने के लिए। धन्यवाद सुनो।
And before we close, a reminder of the headlines. RBI cuts repo rate by 40 basis points to 4%, reduces reverse repo rate to 3.35%. Industry bodies welcome the move. RBI increases group exposure limit of banks to 30% of eligible capital base to fulfill corporate funding requirements. Domestic equity benchmark snap winning streak of 3 sessions declined by 0.8%. And global stocks plunge amid rising tensions between Washington and Beijing and the increasing number of coronavirus cases worldwide. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.